नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सरकार ने पेपर लीक के इशू पर आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत की दोबारा कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि सीजेपी के नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के घर जाने से इनकार कर दिया। अब से थोड़ी देर पहले सीजेपी के नेताओं ने ऐलान भी किया है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। पार्लियामेंट में विपक्ष के नेताओं को भरोसा दिलाया गया कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। सरकार चाहती है कि बातचीत से रास्ता निकाला जाए, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है। ऑपोजिशन पार्टीज ने संसद में हंगामा किया, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, छात्रों के साथ ज्यादती करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन नहीं होता, तब तक संसद में हंगामा चलेगा। सीजेपी के नेताओं ने भी नई शर्त जोड़ दी, कहा कि सरकार यह भरोसा दे कि आंदोलन करने वालों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा, तभी आगे बात होगी। आज सोनम वांगचुक ने भी कहा कि अगर सरकार छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस ले लेती है तो वो अपना अनशन खत्म करने के लिए तैयार है। अब सरकार की रणनीति क्या होगी? विपक्ष इस मुद्दे को हवा क्यों दे रहा है? जंतर मंतर पर धरना दे रहे सीजेपी के नेता क्या चाहते हैं? आज दिल्ली के अलावा पटना, भोपाल, जयपुर, मुंबई, नागपुर समेत तमाम शहरों में हंगामा क्यों हुआ, यह सब आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं सोनम वांगचुक के लेटेस्ट वीडियो से। छात्रों के सपोर्ट में अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने अब से थोड़ी देर पहले एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सोनम ने कहा है कि 25 दिनों के अनशन से वो कमजोर हो गए हैं, लेकिन उनके इरादे मजबूत हैं। सोनम ने कहा कि अगर सरकार उन्हें यह गारंटी दे कि प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स पर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा, तो वो अपना अनशन खत्म करने को तैयार है। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए, वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। असल में कल देर रात स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल गए थे। सोनम वांगचुक से उन्होंने मुलाकात की थी। नड्डा और जितेंद्र सिंह की सोनम वांगचुक से करीब 45 मिनट तक बात हुई। दोनों ने सोनम वांगचुक से उनकी सेहत का हालचाल जानने के बाद उनसे अपना अनशन खत्म करने की अपील की। इसके बाद वांगचुक ने आज दोपहर में
एक रिटन स्टेटमेंट जारी करके प्रोटेस्टर्स के ऊपर पुलिस एक्शन न करने की मांग दोहराई। सोनम ने बयान में यह मांग भी की थी कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज पुलिस केस वापस लिए जाए। वही बात उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कही है। आज शाम को आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों समेत 15 एमपीज सोनम वांगचुक से मिलने वेदांता अस्पताल पहुंचे। हालांकि पुलिस ने विपक्षी सांसदों को अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया। विपक्षी सांसदों की पुलिस वालों के साथ जोरदार बहस हुई, लेकिन पुलिस के अधिकारी अड़े रहे तो संजय सिंह दूसरे सांसदों के साथ वहां धरने पर बैठ गए। इसके बाद सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि बाहर आई। संजय सिंह ने उन्हें 65 सांसदों के दस्तखत की चिट्ठी सौंपी। इस लेटर में सभी पार्टियों के सांसदों ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। सांसदों की चिट्ठी मिलने के बाद ही सोनम वांगचुक ने अपना वीडियो जारी करके अपनी डिमांड्स दोहराई। सरकार की तरफ से जंतर मंतर पर धरना दे रहे प्रोटेस्टर्स को बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया। सीजेपी के नेताओं को बताया गया कि हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि अब वो बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे पर नहीं जाएंगे। अगर सरकार को बात करनी है तो उनके नुमाइंदों को प्रदर्शनकारियों के पास आना होगा। सीजेपी के नेताओं ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगें पहले ही सरकार को बता दी हैं, अब फैसला सरकार को लेना है। सरकार जब कोई ठोस फैसला ले ले तो उसकी जानकारी जंतर मंतर पर बैठे लोगों तक पहुंचा दे। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने प्रदर्शनकारियों से भी अपील की कि वो हिंसा न करें, न किसी के खिलाफ अभद्र बयानबाजी करें और न पुलिसकर्मियों पर हमला करें। आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी है। एंड दूसरी बात कि ये ज़रूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए। हम लोग बेफिजूल वाली बातें करने के लिए हम लोग के पास वक्त नहीं है, बहुत कीमती समय है। हज़ारों के संख्या में लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको भी संभालना है। वायलेंस का कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। इस प्रोटेस्ट में भी कोई जगह नहीं है वायलेंस का। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनसे अपील है कि ऐसा ना करें। पुलिस वालों के साथ आप एग्रेशन मत दिखाइए, जो हमारा मुद्दा है उससे मत भटकिए, क्योंकि अगर आप ये वायलेंस वगैरह करेंगे, वैंडलिज्म करेंगे, तो फिर हमारा नैरेटिव पूरा शिफ्ट हो जाएगा, स्टोरी कुछ अलग बन जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग सब जीते, ये डिमांड्स जीते, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए। ये गांधी का लैंड है, हमेशा याद रखिए कि हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल से ही आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों से सब्र से काम लेने की अपील की, प्रदर्शनकारियों से बातचीत की पेशकश की। रक्षा मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए नौजवानों के हित सर्वोपरि हैं। सरकार को युवाओं की उम्मीदों का पूरा अंदाजा है। सरकार छात्रों की बात सुनने को तैयार है और वो उम्मीद करते हैं कि प्रदर्शनकारी सरकार की पॉजिटिव पेशकश का रिस्पॉन्स देंगे। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। लेकिन सीजेपी के एक और नेता आशुतोष रानका ने कहा कि सरकार को दिखावे के लिए बातचीत नहीं करनी चाहिए। सीजेपी की डिमांड्स पर सरकार कोई ठोस भरोसा देगी तभी बातचीत का मतलब निकलेगा।
हम इस बार टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप कॉन्क्रीटली आप बताइए कौन सी डिमांड्स आप मांगने के लिए रेडी हैं, कौन सी डिमांड्स के लिए आपको समय चाहिए, कितना चाहिए, सब बताइए। अब पिछली परसों जो हुआ हमारा इतना समय बर्बाद किया वो नहीं माना जाएगा। क्या क्या आप लोगों की अभी मांग है? हमारी 4 मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सोनम वांगचुक की रिहाई, 1 करोड़ का मुआवजा नीट एस्पिरेंट्स जिन्होंने सुसाइड की, और चौथा हमारे किसी भी प्रोटेस्टर पे कोई भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। शाम होते होते प्रदर्शनकारियों ने अपना रुख और भी कड़ा कर लिया। सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके ने कहा कि चाहे 6 महीने लगे, 1 साल लगे, जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। 1 महीने तक प्रोटेस्ट चाहे और 6 महीने लग जाए यही बैठे रहेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा। ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं देते। जंतर मंतर से मेरे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहां के हालात कैसे हैं, क्योंकि आपने अभी अभिजीत दीपके को भी सुना। वो ऐलान कर चुके हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये धरना भी खत्म नहीं होगा। जी अतुल, इस वक्त क्या स्थिति है वहां? बिल्कुल सौरभ, देखिए मैं इस समय बिल्कुल जंतर मंतर के बाहर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है और काफी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर तैनात है। जहां तक अभी भी अभिजीत दीपके जो है वो इस समय जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट साइट पर है और काफी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज हमने देखा कि पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें झड़प देखने को नहीं मिली। कुछ छुटपुट आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी आए, लेकिन आज का दिन कुल मिला के पूरे तरीके से शांत रहा। जिस तरीके से कल हमने शाम को देखा था, कई जगह तोड़फोड़ की खबरें आई थी और कई जगह पुलिस वालों पर भी हमला हुआ था और कई छात्र भी घायल हुए थे। तो आज का जो दिन है वो पूरे तरीके से शांत रहा। पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिर सरकार और इसके अलावा जो प्रदर्शनकारी है इनके बीच में क्या बातचीत होती है। निश्चित रूप से जो सरकार का आदेश होगा वो पुलिस उसको फॉलो करेगी। यही कारण है कि नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस के अंदर ही पुलिस के तमाम आला अधिकारियों ने इस समय कैंप किया हुआ है। कमिश्नर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार और इसके अलावा स्पेशल कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव समेत तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस समय नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस में बैठे हुए हैं। वहीं पर पुलिस के आला अधिकारियों ने कैंप किया हुआ है। तो आज हमने जिस तरीके से देखा सौरभ, क्योंकि पहले यह बात आई कि राहुल गांधी 2 से 2:30 बजे के बीच जंतर मंतर पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद वो इंदिरा भवन जाते हैं और वहां पर प्रियंका गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो आज जो हलचल, क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग की हुई है, जो लोग यहां पर प्रोटेस्ट साइट पर आना चाहते हैं, जंतर मंतर पहुंचना चाहते हैं, वो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। संख्या अभी भी करीब 5 से 7 हजार की है। जो प्रदर्शनकारी जो है वो वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन पुलिस की स्थिति यही है कि अगर सरकार जो भी आदेश देगी, कल हमने देखा था राहुल गांधी जब पीएम आवास पर पहुंच गए थे, उनके साथ प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के आला अधिकारी थे। तो जब एमओएस वहां पर पहुंचे थे, होम सेक्रेटरी वहां पर पहुंचे थे, जब बातचीत नहीं बनी, जब सरकार की तरफ से आदेश आया कि ये जगह खाली करानी है, पीएम आवास को खाली कराना है, तो उसके हमने देखा था कि आधे घंटे के भीतर ही वहां से तमाम कांग्रेस के नेताओं को हटा दिया गया था। तो अगर जो भी सरकार का आदेश है उसका पुलिस इंतजार कर रही है, क्या प्रदर्शनकारी और सरकार के बीच में कोई बातचीत बनती है। अब से कुछ देर बाद जेपी नड्डा क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें क्या किस तरीके की बातें निकल कर आती है, इन तमाम चीजों का अभी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अभी जो अगर जंतर मंतर की बात की जाए तो अभिजीत दीपके जो है वो अभी भी जंतर मंतर की साइट पर है। प्रदर्शनकारी 5 से 7 हजार की संख्या में वहां पर मौजूद है। एम्बुलेंस, पुलिस, इसके अलावा बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं यहां पर की गई है। जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहां पर तैनात है। तो पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से और कोशिश पुलिस की यही है कि प्रदर्शनकारी बाहर ना जाए, किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसकी तमाम तैयारियां पुलिस ने की है। जिस तरीके से हमने 20 तारीख को देखा, कल भी हमने देखा कि कैसे प्रोटेस्टर जो है सड़कों पर जो पुलिस के सामने आ गए थे, पुलिस को चोटें आई, प्रदर्शनकारियों को चोटें आई। तो उससे पुलिस फिलहाल बचना चाहती है और पुलिस जो है वेट एंड वॉच कर रही है कि आखिर किस तरीके सरकार और जो प्रदर्शनकारी उनके बीच में बातचीत होती है, जिसके बाद जो पुलिस को जो आदेश दिए जाएंगे, सरकार की तरफ से जो आदेश दिए जाएंगे वो पुलिस फॉलो करेगी। जी सौरभ। ठीक अतुल, बहुत शुक्रिया आपका। अब चूंकि जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ रही है, इसलिए सरकार ने भी दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियों को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। चूंकि भारी संख्या में लोग मेट्रो के जरिए जंतर मंतर पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर आज जंतर मंतर के आसपास के 16 मेट्रो स्टेशन को बंद रखा गया था। जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इनके अलावा लोक कल्याण मार्ग, आर.के. आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, जनपथ, मंडी हाउस, ITO, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, ये तमाम मेट्रो स्टेशन बंद थे। मेट्रो स्टेशन बंद होने के कारण इन सारी जगहों पर कम्यूटर्स की भारी भीड़ जमा हो गई। गेट बंद थे, इस वजह से लोग बाहर नहीं आ पाए।
तो उन्होंने मेट्रो स्टेशन के अंदर नारेबाजी शुरू कर दी। जनता निकल चुकी है ताबड़तोड़ के साथ, और पुलिस प्रशासन की नहीं चलेगी। अब देख सकते हैं इन लोगों ने जो है कि छलांग लगा कर बाहर निकले हैं। ये लोग दरवाजा बंद कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनू जुड़ रहे हैं, जो जंतर मंतर के पास संसद मार्ग थाने के बाहर मौजूद हैं। अब वहां कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, ये उनसे हम पूछ लेते हैं, क्योंकि कल सेंट्रल दिल्ली में हिंसा की कई खबरें आई थी, जहां हमने ये भी देखा कि आरएएफ के जवान के ऊपर भी हमला हुआ, पुलिस की उनकी गाड़ी के ऊपर भी हमला हुआ। तो इस वक्त इसको देखते हुए क्या इंतजाम दिख रहे हैं आपको आज? देखिए सौरभ, नई दिल्ली और खासतौर पर जंतर मंतर, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट, जनपथ, ये वो इलाका है जिसको इस वक्त दिल्ली पुलिस ने किले में तब्दील किया है। और किला ऐसा कि अचूक और अभेद है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, दंगा नियंत्रण जो व्हीकल हैं वो तैनात किए गए हैं। टीयर गैस से तमाम पुलिस वाले लैस हैं। और बिल्कुल पुलिस ने, आपको बताऊं कि पार्लियामेंट्री स्ट्रीट रोड को जो है दोनों तरफ से ब्लॉक किया है, चाहे वो स्वरूप आपके पास आएंगे दोबारा। जेपी नड्डा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए। पुलिस की तरफ हो, इसके स्वागत है आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। मेरा आदरणीय नड्डा जी से आग्रह है कि अपना संबोधन प्रारंभ करें। वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। मेरा आदरणीय नड्डा जी से आग्रह है कि अपना संबोधन प्रारंभ करें। मित्रों, ये जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, जिस विषय पर उन्होंने मुद्दे उठाए हैं पेपर लीक का, सबसे पहले तो मेरा आग्रह है कि हमें इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और इसमें से राजनीतिक लाभ लेना उचित नहीं है। यह एक गहन समस्या है और इस समस्या का गहनता के साथ चर्चा होने की आवश्यकता रहती है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि आज शाम को 4 बजे भारत की संसद में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक प्रस्तुतिकरण दिया और उस प्रस्तुतिकरण में उन्होंने लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो सरसरी तौर पर मुझे ध्यान में आया है, जो मैंने पेन डाउन किया है, वो आपके साथ मैं ज़रूर चर्चा करूँगा। अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में पेपर लीक हुआ, जहाँ पर कांग्रेस और एनसी की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में उसमें पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है। उसी तरीके से झारखंड में JAC में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए झारखंड, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तेलंगाना में वहां पर इंटरमीडिएट के लैंग्वेज के पेपर लीक हुआ और वहाँ पर भी हमको मालूम है कि कांग्रेस और CPI की सपोर्टेड सरकार है। तेलंगाना में SSC में लैंग्वेज के पेपर लीक हुआ और वहाँ भी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और CPI की सपोर्टेड सरकार है। तमिलनाडु में B.Ed के कोर्स पेपर में वहाँ पर जिसे हम कहते हैं तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी बोर्ड, वहाँ भी पेपर लीक हुआ। वहाँ भी उस समय विपक्ष की सरकार थी। वेस्ट बंगाल में पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ, वहाँ उस समय TMC की सरकार थी। पंजाब में पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसमें ग्रुप B के एग्ज़ामिनेशन में इसमें भी पेपर लीक हुआ और मैल प्रैक्टिसेस भी हुए हैं। उसी तरीके से केरला में स्टेट में PSC के 26 एग्ज़ाम पेपर में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं।
कर्नाटक में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी प्रेपरेटरी बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ, पीयूसी के पेपर में लीक हुआ। तो इस तरीके से मेरे को तो ये कुछ नाम मैंने लिए हैं अभी, ये इसकी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है जिसके बारे में हम चर्चा चाहेंगे कि जब चर्चा हो। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी जी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? वाई आर यू सो सिलेक्टिव? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। आपका उद्देश्य एजुकेशन में बढ़ोतरी हो, एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं इस मोड़ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यह समय ये नहीं है कि हमारी सरकारें, आपकी सरकारें, तुम्हारी सरकारें, इस तरीके से हम इन चीज़ों को विभाजित करें। ये गंभीर मसला है और जैसा मैंने आपके सामने कुछ नाम गिनाए, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें यूपीए की सरकारें इन्वॉल्व हैं जहां पेपर लीक हुआ है। लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा हो, गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू फॉर पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व, एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्डेड। हमने किस तरीके से, जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है, और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए। क्या बिंदु हैं जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय न हो। और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, इस मामले में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है और बहुत गंभीरता से हमने इन विषयों को लिया है, और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए, और पार्लियामेंट सबसे उपयुक्त फोरम है जहां हम गहराई से इसकी चिंतन कर सकते हैं। ड्यूरेशन विपक्ष तय करे और उसमें हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा हो, और हम कोई ठोस नीति लेकर के आए, क्योंकि बच्चे कोई हमारे हैं, आपके हैं, वो देश के भविष्य हैं, और देश के भविष्य की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है, और हमारी जिम्मेवारी में सरकार के साथ साथ विपक्ष की जिम्मेवारी भी है। इसलिए विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को निभाए और हम सब साथ मिलकर इसका समाधान करें, और कोई स्थायी समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ें, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज मेरी तरफ से इतना ही कहना है। मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जिम्मेवार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ये हमेशा आतुर है कि सभी बातों की संसद में चर्चा होनी चाहिए, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। एक मिनट।
2-3 सवाल ले पाएंगे, ज्यादा सवाल ले नहीं पाएंगे हम लोग। आमोद राय। वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। उनकी बातें हमने बहुत शांति से सुनी। उनको मैंने ये भी कहा कि आप लिख करके देंगे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने वो सारी बातें लिखी हैं। मैंने कहा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया और मैंने उनको कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप जब कहेंगे हम चर्चा के लिए अग्रसर रहेंगे। नीरज पांडे कोई बात नहीं पूछेंगे। नीरज पांडे आज कोई चर्चा नहीं है। नहीं, हम तो उनका हालचाल पूछने गए। उनकी शिफ्टिंग हुई सफदरजंग से, हम वो मेदांता में पहुंचे। तो एक तो वो आईसीयू में थे, तो वहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड वातावरण होता है, लेकिन उसके बीच में हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाएं। हमारा सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे ओपन लेटर लिखा है। हम उस पर जवाब देंगे और जवाब दे करके वार्ता आगे बढ़े, इसकी हम चिंता करेंगे। जतिन ठक्कर। आपने शुरू किया था, ये आपने शुरू किया। उसकी गहन चर्चा होगी ना, पार्लियामेंट में चर्चा होगी, डिटेल में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जब हमने कह दिया एवरीथिंग रिलेटेड टू पेपर लीक वी आर रेडी टू डिस्कस ऑन द फोरम ऑफ द पार्लियामेंट, विल डिस्कस। चलिए हम डिस्कस। सरकार जवाब देगी। शर्मा जी पूछो, लास्ट सवाल आप जल्दी पूछो। मैं पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे ना। वी विल रिस्पॉन्ड, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। उन्होंने लिख करके दिया, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जेपी नड्डा ने ही प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से बात की। जेपी नड्डा ने ही जाकर के सोनम वांगचुक से बात की थी और उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की आड़ में जो सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, वो ठीक नहीं है। छात्रों के मुद्दे राजनीति के विषय नहीं हो सकते। जेपी नड्डा ने कहा कि फिर उन्होंने बताया विस्तार से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, केरल, कर्नाटक, वो तमाम राज्य बीजेपी की नहीं दूसरे पार्टियों की या कांग्रेस की सरकार है, वहां भी पेपर लीक हुए। लेकिन राहुल गांधी ने सिलेक्टिवली सिर्फ नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया, इनकी बात उन्होंने कभी नहीं की। तो जेपी नड्डा ने कहा कि इससे साफ है कि राहुल गांधी इस इशू पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर नड्डा जी ने कहा कि वो आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहते। सरकार चाहती है कि पेपर लीक के मुद्दे पर पार्लियामेंट में एक बहुत पॉजिटिव सकारात्मक चर्चा हो। सरकार बताएगी कि उसने क्या काम किया, विपक्ष अपने सुझाव दे, सिस्टम में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, सारी बातें साफ होंगी। और उन्होंने कहा कि हम फिर एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाने की दिशा में आगे बढ़े और विपक्ष भी उसमें एक साझेदार हो कि आगे कभी पेपर लीक ना हो, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। विपक्ष जितनी चाहे, जैसी चाहे, जितनी लंबी चाहे चर्चा करे, वो उसके लिए तैयार है। फिर जेपी नड्डा ने कहा कि बच्चे आपके हैं, हमारे हैं, देश का भविष्य है, सबको उनकी चिंता करनी है और सबको इस समस्या का स्थायी समाधान मिलकर निकालना चाहिए। इतनी बात तो उन्होंने पार्लियामेंट की चर्चा को लेकर के कही। फिर उनसे सवाल हुए कि सीजेपी के नेता से आप मिले थे, उनसे आपकी क्या बात हुई। उन्होंने कहा कि उनकी सारी बातें और मांगे हमने बड़े धैर्य के साथ सुनी है और छात्र जब चाहें उनसे हम बात कर सकते हैं। फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या आज कोई बात हुई, तो उस पर जेपी नड्डा ने कहा आज कोई बात नहीं हुई। फिर उनसे पूछा गया कि सोनम वांगचुक से आप मिले थे, उसमें क्या, वहां आपकी क्या बातचीत हुई,
तो उन्होंने बताया कि आईसीयू का माहौल था, बहुत ज़्यादा तो चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन वहाँ भी हमने उनसे कहा कि अनशन तोड़िए, आप मेन स्ट्रीम में आइए। और फिर उन्होंने आज हमें एक चिट्ठी लिखी है, हम उसका जवाब देंगे। तो अभी ये सारी बातें बड़ी ओपन एंडेड हैं कि सीजेपी से भी बात करेंगे, वांगचुक जी की मांगों का भी जवाब देंगे और संसद में चर्चा हो, इसकी अपील भी उन्होंने ऑपोजिशन से कर दी है। सरकार हालात को ठीक करने के लिए बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, यह साफ दिख रहा है, लेकिन विरोधी दलों के नेता चिंगारी को हवा देने में लगे हुए हैं, यह भी साफ दिख रहा है। आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और प्रोजेक्टर के सामने बाकायदा जंतर मंतर पर हुई हिंसा के वीडियो दिखाए। फिर उन्होंने 3 सीधी मांगे रखी। राहुल गांधी ने कहा कि 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता करने वाले पुलिस वालों पर सरकार को कार्रवाई करनी होगी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना होगा और जो कुछ हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी होगी। अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती तो कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ डिफरेंसेस पर क्लियरली कहा कि वो हर उस आंदोलन के साथ हैं जो देश के नौजवानों के सपोर्ट में है, इसलिए वो सरकार के सामने स्टूडेंट्स की डिमांड्स रख रहे हैं। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स गुस्से में है, बाहर है, इनको क्या कमिटमेंट चाहिए? ये कोई ज्यादा नहीं मांग रहे। सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। ये जो हुआ, इनको जो मारा गया, ये चाहते हैं कि शिक्षा पर, पेपर लीक पर, वायलेंस पर पूरे देश का फोकस रहे। मैं भी चाहता हूं और पूरा ऑपोजिशन चाहता है कि फोकस यहां रहे। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए। एंड व्हाटएवर आंदोलन इज टेकिंग प्लेस ऑन दिस फ्रंट in Delhi, in any state, anywhere that has to do with these issues, has to do with student issues, Congress party 100%, me 100%, and the opposition as a whole 100% is supporting this. इससे पहले संसद में विरोधी दलों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के डिफरेंसेस भी दिखाई दिए। विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी दोनों सदनों में काम नहीं हो पाया। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। नोट करने वाली बात यह है कि सदन के बाहर और सदन के अंदर सरकार ने बार बार कहा कि वो पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ऑपोजिशन का कहना था कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद चर्चा होगी। इसी बात पर लोकसभा में कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू में बहस हो गई। सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। चूंकि केसी वेणुगोपाल ने मुद्दा उठाया था, किरण रिजिजू ने जवाब दे दिया। अखिलेश यादव को बोलने का मौका नहीं मिला तो वो नाराज हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है सरकार और कांग्रेस ने आपस में सेटिंग कर ली है।
अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? लोकसभा में लगातार हंगामा हो रहा था, इसलिए अखिलेश यादव की बात पूरी होते ही सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लेकिन अखिलेश यादव ने सरकार और कांग्रेस के बीच समझौते की जो बात कही थी, वो केसी वेणुगोपाल को बुरी लग गई। केसी वेणुगोपाल ने अखिलेश यादव से कहा कि पुलिस ने राहुल गांधी के साथ इतनी ज्यादती की, इसलिए कांग्रेस के सांसदों का हंगामा और नारेबाजी करना जायज है। कहा जा रहा है कि इस पर अखिलेश यादव ने भी केसी वेणुगोपाल से कह दिया कि उन्हें उनसे राजनीति नहीं सीखनी है। क्योंकि तब तक हाउस एडजर्न हो चुका था, इसलिए माइक्स ऑफ हो गए थे। लेकिन वेणुगोपाल और अखिलेश यादव के आसपास मौजूद सांसदों ने उनकी बहस सुनी। सदन से बाहर आने के बाद अखिलेश यादव ने भी इशारों में इस बात को माना कि वेणुगोपाल के साथ उनकी बहस हुई थी। अखिलेश ने कहा कि स्पीकर ने जिस तरह सिर्फ सरकार और कांग्रेस के नेता को बोलने का मौका दिया, उसे देखकर किसी को भी लगता कि दोनों में कोई समझौता हो गया है, इसलिए मजबूरी में उन्हें खड़े होकर अपनी बात रखनी पड़ी, वरना मतभेद जैसी कोई बात नहीं है। विपक्ष और छात्र नौजवानों की लगभग मांग एक है कि इस्तीफा हो और उसके बाद बातचीत हो। ये सदन में सरकार के जवाब के बाद विपक्ष क्या बोलता? इसलिए समाजवादी पार्टी की भी बात है, इसलिए मुझे खड़े होकर के कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी का ये पक्ष है। लेकिन अखिलेश जी समझौता हो गया, आपने ये कहा कोई मैंने जब आप एक दल को बुलवाएंगे और फिर सरकार को बुलवा देंगे और विपक्ष के किसी तीसरे दल को नहीं बुलवाएंगे तो उसको मैं क्या समझूंगा? सरकार के जवाब के बाद कौन क्या बोलता? तो ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि जब हमारा सबका मुद्दा है और छात्र नौजवानों का मुद्दा है, इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है और कोई दल है। ये सवाल छात्र नौजवानों का हम सब उठा रहे हैं। जो छात्र नौजवान आ रहे हैं वो अपनी मांगों को लेकर के आ रहे हैं। पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हंगामा राज्यसभा में भी हुआ। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि छात्रों पर ज्यादती हो रही है, विपक्ष इस पर चर्चा चाहता है, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इसके बाद सारा कामकाज रोककर नियम 267 के तहत बहस हो। सभापति महोदय, विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाओ, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम शिक्षा चर्चा शुरू करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की इस मांग पर सदन में सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा नाराज हो गए। नड्डा ने कहा कि जब सरकार पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है तो कांग्रेस बार बार गोल पोस्ट क्यों बदल रही है, नई नई शर्तें क्यों जोड़ी जा रही हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का मकसद चर्चा कराना है ही नहीं, सिर्फ हंगामा करना है। कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार
चर्चा करने के लिए तैयार है। ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है। ये इनका रवैया है। हालांकि आज विपक्ष के नेता ये तय करके आए थे कि सदन नहीं चलने देना है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई सांसद आज काले कपड़े पहनकर संसद में आए थे। विपक्ष के नेताओं ने पहले संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया, सरकार और छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ नारेबाजी की। प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्रों की बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, पेपर लीक रोकने और परीक्षा सही तरीके से कराने जैसे जेन्युइन डिमांड्स को लेकर के भी सरकार जिस तरीके का रुख दिखा रही है, उससे छात्रों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत निराश हैं। हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। तो स्टूडेंट्स की जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे हो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। छात्रों की मांगों को लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी धरने पर बैठे हुए हैं और उनका धरना संसद परिसर में चल रहा है। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उनके सपोर्ट में आ गए। संजय सिंह ने कहा कि देश में तानाशाही चल रही है। हालत ये हो गई है कि एक चुने हुए एमपी को संसद परिसर में टॉयलेट तक इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। संसद परिसर में दिन रात धरने पर बैठे हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, जो खुद नगीना से सांसद भी हैं। और इनकी मांग है कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई, जो उनका आंदोलन चल रहा है, जो उनकी मांगे हैं, उसको सरकार सुने। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि इनसे बातचीत करने के लिए अब तक सरकार का न तो कोई मंत्री आया, न सरकार का कोई प्रतिनिधि आया, न इनकी बात सुनी जा रही है। यहाँ तक कि एक सांसद को संसद परिसर में शौचालय इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। तो सड़क पर तानाशाही, सदन में तानाशाही, सदन के परिसर में तानाशाही, ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो गुरूर और अहंकार है वो इस देश की जनता तोड़ेगी। मैं पूरी तरह से चंद्रशेखर आजाद जी की मांगों का समर्थन करता हूं और इस आंदोलन में इनके साथ हूं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम। स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर हो रही सियासत के बीच आज कुछ ऐसी तस्वीरें आईं जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल शुरू हो गई। शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सुप्रिया सुले भी उनके साथ थी। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है कि शरद पवार की पार्टी एनडीए से हाथ मिला सकती है, सरकार में परिसीमन बिल के लिए समर्थन जुटाने में लगी है। इन सबके बीच आज शरद पवार का पीएमओ जाकर मोदी से मिलना हैरान करने वाला था। हालांकि शरद पवार ने ट्वीट करके ये क्लियर कर दिया कि उन्होंने पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस के अत्याचार पर प्रधानमंत्री से बात की है। इसके अलावा शरद पवार ने 2 लेटर्स भी पोस्ट किए और कहा कि इस दौरान महाराष्ट्र के किसानों के सामने पैदा हुई समस्याओं पर भी बात हुई। बाद में पवार की पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा कि दोनों नेताओं की मीटिंग से कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं निकाला जाना चाहिए, एनडीए से हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं है। कल पवार साहब जंतर मंतर पे गए थे, वहाँ पे जो विद्यार्थियों का आंदोलन चालू है, अभिजीत दीपके को मिले और उनको आंदोलन करने के बाद उनको सपोर्ट भी किया है। और उन्होंने बताया कि कल नरेंद्र मोदी साहब को मिलके आपके बाद बात करेंगे। और कल देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को मिलने गए और उन्होंने इस आंदोलन में 22 दिन से आंदोलन चालू है, लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है। अगर कोई
ज्येष्ठ नेता जाके अगर पंतप्रधान को बोलता है तो उसमें अगर हल निकलेगा तो अच्छा है, इसके लिए वो गए थे। उसमें अलग कोई तरीके से कुछ बातचीत करने के लिए गया ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। कोई प्रस्ताव नहीं है एनडीए में शामिल होने का, अंदर से बाहर से मर्जर करके, बिना मर्जर के या बाहर से, ऐसा कुछ प्रस्ताव नहीं है। कोई प्रस्ताव नहीं है, आया भी नहीं है और दिया भी नहीं है। शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तो उनकी वाइफ प्रतिभाताई पवार आज सोनिया गांधी से मिली। सुप्रिया सुले यहां भी मौजूद रहीं। सोनिया गांधी और अपनी मां की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि फोटो उन्होंने ही खींची है। इसके साथ ही सुप्रिया सुले ने लिखा कि ये दो ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी दृढ़ता, कंपैशन और मर्यादित व्यवहार से दूसरों को इंस्पायर करती हैं। आज भी जंतर मंतर पर धरना देने वालों के समर्थन में कई पार्टियों के सांसद पहुंचे थे। डीएमके की सांसद कानिमोई की अगुवाई में डीएमके के सांसद आए थे। उन्होंने स्टूडेंट्स की सभी मांगों का समर्थन किया और कहा कि सरकार को छात्रों की मांगें मान लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन चलाने वाले मनोज जरांगे पाटिल भी आज जंतर मंतर पहुंचे। कल देर रात उद्धव ठाकरे छात्रों का समर्थन करने के लिए आए थे। इसके बाद आज अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि 20 जुलाई को पुलिस ने बहुत बर्बरता की और उसके बाद भी सरकार का दमन जारी है। रास्ते बंद किए जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशंस पर ताले लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार जितना दबाने की कोशिश करेगी आंदोलन उतना ही तेज होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि आज केजरीवाल ने कांग्रेस की प्रोटेस्ट का भी सपोर्ट किया। कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राहुल गांधी पर बीजेपी से मिली भगत का इल्जाम लगाया था, लेकिन आज केजरीवाल ने कहा कि छात्रों के सपोर्ट में जो भी जहां भी कुछ कर रहा है वो उसका स्वागत करते हैं। देखिए, सबको करना चाहिए, सारे करें, जितने भी देश में लोग हैं सब लोग सड़क पे आंदोलन करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम तो उनके साथ ही हैं। कल ये भी गए थे, हम भी गए थे, हमें अलग से करने की क्या जरूरत है। हम तो उनके साथ ही हैं। वो देश के युवा आंदोलन कर रहे हैं, हम युवाओं के साथ हैं। कांग्रेस के आंदोलन को आपका सपोर्ट है क्या? क्योंकि ऐसे कह रहे राहुल गांधी ने कल हम मुद्दे का सपोर्ट करते हैं। मुद्दा है कि परीक्षाओं का लीक बंद होना चाहिए, परीक्षा लीक होनी बंद होनी चाहिए। अब सब लोग समर्थन करें, जो जंतर मंतर को समर्थन कर रहे हैं वो जंतर मंतर को करें, जो नहीं कर रहे हैं अपना कर रहे हैं अपना करें, सब लोग करें। हालांकि आज सरकार की तरफ से विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला भी किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि छात्रों की आड़ में विपक्षी नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उन्होंने कहा, जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है तो अपोजिशन सदन में आने की बजाय सड़कों पर अराजकता क्यों फैला रहा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे। इस वक्त जंतर मंतर से एक बड़ी खबर आ रही है। जंतर मंतर के आसपास फिर हंगामा शुरू हो गया है। जंतर मंतर के पास फिर पुलिस और छात्रों में झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में फिर भिड़ंत हुई है। तस्वीरें देखिए आप जरा।
अतुल भाटिया हमारे साथ हैं इस खबर पर। अतुल, फिर हंगामा शुरू। बिल्कुल, देखिए ये टॉलस्टॉय मार्ग है जो कि बिल्कुल जनपद के पीछे का रोड है। ये 12 खंबा रोड से शुरू होता है आकाशदीप बिल्डिंग से, और उसके साथ साथ ये पूरा जो जंतर मंतर रोड है उससे जाके मिलता है। और ये पूरा जंतर मंतर के साथ का रोड है जहाँ पे भारी संख्या में भीड़ है। सौरभ, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ, लेकिन इतनी संख्या में भीड़ है कि वहाँ पे कई लोगों, मतलब पुलिस के ऊपर, आरपीएफ के ऊपर जो है लगातार पत्थरबाजी हुई, झड़प काफी बड़ी हुई। और उसके बाद अभी भी मैं देख रहा हूँ कि करीब 10 से 12 हजार की संख्या में टॉलस्टॉय मार्ग जो है वहां पर ये भीड़ है, और ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि ये पूरा जो जनपद रोड तक ये भारी भीड़ वहां हमें देखने को मिल रही है। तो काफी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अभी पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और इसके अलावा जो स्पेशल सिटी लॉ एंड ऑर्डर देवेश श्रीवास्तव वो नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस में, और उनका भी ये कहना था कि टॉलस्टॉय मार्ग पर काफी संख्या में भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है। उसके बाद पुलिस बल जो है वो काफी संख्या में वहां पर भेजा गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है पुलिस के लिए कि जो जंतर मंतर के अंदर जो भीड़ है, जितनी भीड़ वहां पे है उतनी ही भीड़ इस समय टॉलस्टॉय मार्ग के ऊपर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टॉलस्टॉय मार्ग पर भीड़ है वो लगातार पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी और जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके ऊपर लगातार जो है वो उनको टारगेट कर रहे हैं। तो अभी पुलिस जो है वो स्थिति कंट्रोल करने में लगी हुई है, लेकिन जितने ये प्रोटेस्टर जो कि काफी संख्या में है, पुलिस की कोशिश यही है कि कम से कम बल प्रयोग करके इनको वहां से हटाया जाए। लेकिन अभी भी भारी संख्या में जो लोग हैं, जो काफी भीड़ वहां पर है टॉलस्टॉय मार्ग के ऊपर, और जिसके चलते पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी क्योंकि ये बिल्कुल वही जगह है जहां पर कल पेट्रोल पंप के अंदर तोड़फोड़ की गई थी, और पेट्रोल पंप के आगे ही लेफ्ट साइड पे पूरा टॉलस्टॉय रोड है, बिल्कुल जो जंतर मंतर के साथ से निकलता है। तो वहां पे आप अंदाजा लगाइए जितनी भीड़ इस समय जंतर मंतर पर है उतनी ही भीड़ इस समय टॉलस्टॉय मार्ग के ऊपर है। और यही कारण है कि पुलिस की लगातार कोशिश है कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन अभी तक ये जो पूरी मॉब है ये पुलिस के कंट्रोल से बाहर है। तो पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स और जो बाकी लोग हैं उनके साथ इनकी पहले बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद पुलिस के पास ऊपर एकाएक पथराव किया जाता है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है, लेकिन ये भीड़ अभी भी बेकाबू है, और पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से इनको यहाँ से हटाया जाए, या जो टॉलस्टॉय मार्ग है वो पूरे तरीके से खाली किया जाए। क्योंकि टॉलस्टॉय मार्ग जो है वो ही जंतर मंतर को आगे जोड़ता है, जंतर मंतर से आगे जुड़ता है, और उसके आगे जो जंतर मंतर की रेड लाइट है, पूरी टॉलस्टॉय रोड जो है वो इस समय भारी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। और पुलिस जो है वो अब कोशिश कर रही है कि कैसे इन लोगों को शांत किया जाए, क्योंकि बल प्रयोग अगर होता है तो आप देखते हैं कि किस तरीके से तमाम वीडियो जो है वो ये लोग बनाते हैं, उसको वायरल किया जाता है। तो पुलिस की कोशिश है कि आसानी से जो इनको समझाया जाए, इनसे बात की जाए, लेकिन अभी भी काफी संख्या में भीड़ जो है वो टॉलस्टॉय मार्ग पर दिख रही है। जी सौरभ। अतुल, ये सब शुरू कैसे हुआ, और मतलब अचानक एकदम से पथराव शुरू हो जाता है? कोई तो वजह होती होगी ना कि ये टकराव हुआ। देखिए सौरभ, हम लगातार 20 तारीख से देख रहे हैं कि जब भी शाम के समय एकाएक भीड़ यहाँ पर आती है, क्योंकि दिन में काफी उमस का समय है, इसलिए भीड़ काफी संख्या में जो है वो शाम को पहुंचती है। और ये जो टॉलस्टॉय मार्ग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इस समय हंगामा चल रहा है, वहां पर वो बिल्कुल कनेक्ट करती है जंतर मंतर पर, और शाम के समय एकाएक भीड़ वहां से 1 घंटे पहले बल्कि तकरीबन 8 बजे ये भीड़ जुटना शुरू होती है, और एकाएक हजारों की संख्या में लोग जो है वो टॉलस्टॉय मार्ग पर इकट्ठा हो जाते हैं। क्योंकि जंतर मंतर के अंदर काफी पहले ही भीड़ है, वहां पर ये जो प्रोटेस्टर्स है वो नहीं जा पा रहे हैं। यही कारण है कि टॉलस्टॉय मार्ग जो कि सिटी यानी कि आप जनपद से कनेक्ट करता है जंतर मंतर को, तो ये पूरा टॉलस्टॉय मार्ग है जिस पर इस समय हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो वहां पर मौजूद है। पुलिस के ऊपर, क्योंकि पुलिस वहां पर काफी संख्या में थी, और हमने देखा कि कई बार प्रोवोक करने की पुलिस को कोशिश की जाती है। अगर पुलिस को बोतलें फेंकी जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं, उसके बाद जब पुलिस लाठीचार्ज करती है तमाम वीडियो बनाए जाते हैं। तो अभी क्योंकि काफी मैं खुद उस जगह से अभी निकला हूँ, क्योंकि हाथों में झंडे हैं, भारी भीड़ है टॉलस्टॉय मार्ग पर, और लोग जो वहां पर लगातार हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक चिंता की बड़ी बात है, क्योंकि बिल्कुल साथ में ही जंतर मंतर में पहले ही प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं, और अगर ये सभी उग्र होते हैं तो निश्चित रूप से जो स्थिति है वो काफी खराब हो सकती है। तो कोशिश पुलिस की यही है कि किसी तरीके से इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए, लेकिन अगर इसी तरीके से ये प्रोटेस्टर जो है उग्र होते हैं तो इससे निश्चित रूप से काफी दिक्कतें होंगी। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर पुलिस बल प्रयोग करती है तो निश्चित रूप से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अब से कुछ देर पहले ये बात चल रही थी कि सरकार के साथ बातचीत इन लोगों की चल रही है, लेकिन एकाएक जब ये पत्थरबाजी शुरू होती है, पुलिस के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर हमला किया जाता है, तो निश्चित रूप से जो हालात है वो और ज्यादा बिगड़ेंगे। जो बातचीत की बातें हो रही थी वो निश्चित रूप से कमजोर होंगी, और अगर प्रोटेस्टर और पुलिस आमने सामने होंगी तो निश्चित रूप से इससे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो अभी क्योंकि ये बिल्कुल जनपद से जंतर मंतर को कनेक्ट करती है टॉलस्टॉय रोड, और वहीं से ही पुलिस की बैरिकेडिंग है, जो भीड़ काफी ज्यादा जंतर मंतर के अंदर है, इसलिए बाहर टॉलस्टॉय मार्ग पर इस समय शाम के समय
भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है। पुलिस की कोशिश है कि कैसे इसको कंट्रोल करे, लेकिन अभी हमें दिख रहा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा है, क्योंकि डीसीपी ऑफिस नई दिल्ली और इस तरह से पुलिस हेडक्वार्टर है, वहां पर पुलिस काफी ज्यादा थी ताकि ये लोग जो है संसद की तरफ ना जा सके। लेकिन सिटी की तरफ कल हमने देखा कि पेट्रोल पंप जहां तोड़ा फोड़ा गया था उसी के आगे लेफ्ट साइड से टॉलस्टॉय मार्ग शुरू होती है और वहां से लेकर जंतर मंतर तक ये टॉलस्टॉय रोड कनेक्ट करती है। तो अभी हम अपने सामने देखते हैं कि आरपीएफ की जो सीआरपीएफ की टीम, आरपीएफ की टीम जो है वो यहाँ से निकल रही है। तो अभी हालात को कंट्रोल करने की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन जनपथ रोड इस समय पूरे तरीके से मैं आपसे यही पूछने वाला था कि अभी एग्जैक्टली आप वहां पर क्या देख रहे हैं, क्योंकि हम जो स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बताना भी जरूरी है कि थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। तो अतुल, अभी आप जो देख रहे हो वो डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, जो टॉलस्टॉय मार्ग है वहां पर पूरी बड़ी संख्या में भीड़ है और टॉलस्टॉय मार्ग से ऊपर जो है जो अभी हमने देखा कि तकरीबन 8 से 10 हजार प्रोटेस्टर जो है वो इस समय टॉलस्टॉय मार्ग पर है। ये जो रोड है, मैं एक बार दोबारा से आपको बता दूं कि जनपथ को जंतर मंतर से कनेक्ट करती है और ये रोड बिल्कुल जंतर मंतर की रेड लाइट पर जाकर खत्म होती है टॉलस्टॉय मार्ग, और वहां पर ये भीड़ जो है पूरे तरीके से वहां पर मौजूद है। और जो टॉलस्टॉय मार्ग की जो रेड लाइट है उससे अगर हम क्रॉस करते हैं तो वहां से जयसिंह रोड शुरू होता है जहां पर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है। तो अभी क्योंकि टॉलस्टॉय मार्ग पर काफी संख्या में प्रोटेस्टर यहाँ पर है, हमने खुद अपने आंखों से देखा कि काफी संख्या से भीड़ जो है वो वहां पर है, काफी उग्र है। अभी पूरा जो जनपथ रोड है वो मैं सामने देख पा रहा हूँ पूरे तरीके से ब्लॉक हो गया है, बिल्कुल ही जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो पूरे तरीके से ठप है और अभी भी हजारों की संख्या में भीड़ जो है वो इस समय टॉलस्टॉय मार्ग पर है। पुलिस इस पर कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि पुलिस अगर या पैरामिलिट्री फोर्स उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो निश्चित रूप से हालात और बिगड़ेंगे। पुलिस अगर बल प्रयोग करती है तो निश्चित रूप से हालात और खराब होंगे। तो कोशिश पुलिस की यही है कि इन लोगों को समझाकर बुझाकर इस तरीके से वहां से हटाया जाए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि शायद उनको समझाना काफी मुश्किल जो है पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए हो रहा है। जी सौरभ, अब ये लगातार आज तीसरी शाम या रात कहिए कि ये हो रहा है कि दिन ढलने के बाद सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में भीड़ आना और उसके बाद फिर इनका पुलिस के साथ इस तरीके से टकराव की एक स्थिति पैदा होना। अतुल, बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से हम यही देख रहे हैं लगातार कि कल भी हमने देखा कि शाम के समय कनॉट प्लेस के अंदर जो है वो भीड़ इकट्ठी होती है और आज भी जब शाम होती है तकरीबन 8 बजे भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई और जब ये 8 बजे भीड़ इकट्ठा होती है हजारों की संख्या में लोग टॉलस्टॉय मार्ग पहुंचते हैं, क्योंकि ये जो भीड़ है वो जंतर मंतर जाना चाहती है और ये क्योंकि टॉलस्टॉय मार्ग जंतर मंतर को ही कनेक्ट करता है, इसलिए वहां पर जंतर मंतर पहले से काफी भीड़ है और ये जो प्रोटेस्टर है वहां नहीं पहुंच पा रहे, टॉलस्टॉय मार्ग पर ही ये लोग बड़ी संख्या में मौजूद है। कई गाड़ियां हम देख पा रहे हैं कि बाहर जो है टॉलस्टॉय मार्ग के पास गाड़ियां खड़ी हैं, जो लोग हैं वो पैदल चल के अंदर टॉलस्टॉय मार्ग की तरफ जा रहे हैं और टॉलस्टॉय मार्ग के अंदर अभी 10 से 12 हजार की भीड़ हम देख पा रहे हैं। तो पुलिस के लिए काफी दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर ये भीड़ उग्र और ज्यादा होती है तो उससे हालात काफी खराब होंगे और ये बिल्कुल मेन जो कनॉट प्लेस का इलाका है वो पूरा इलाका है जहां पर ये इस तरीके से जो बचाव है वो पुलिस के ऊपर हुआ। कल भी हमने देखा था कि इसी समय लगभग 8 बजे के करीब ये पत्थरबाजी जो है वो कई जगह शुरू हुई थी, जनपद की पत्थरबाजी शुरू हुई थी और आज ये प्रोटेस्टर जो है जो कि जंतर मंतर जाना चाहते थे लेकिन वहां पर काफी भीड़ थी इसलिए वो अंदर नहीं पहुंच पाते हैं और टॉलस्टॉय मार्ग पर ही ये लोग इस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस है उससे लगातार इनकी जो प्रदर्शन है वो काफी उग्र हुआ है। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी हालात ऐसे लग नहीं रहे हैं कि जल्दी ये हालात सुधरेंगे। जी सौरभ, अरे ये बताइए कि ये इतने सारे लोग यहाँ पर आते कैसे हैं और इनको आने दिया जाता है? देखिए सौरभ, दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि आखिर किसको रोका जाए और किसको अंदर भेजा जाए। अब जो भीड़ है अगर आप देखेंगे तो पूरा जो चौराहा है जनपद का ये पूरे तरीके से आप यहाँ पे जो पूरा जनपद का चौराहा है ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर पूरे तरीके से जाम लगा हुआ है। भीड़ हम अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में भीड़ जो है वो यहाँ पर जनपद जो टॉलस्टॉय मार्ग पर है और अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर है, काफी भीड़ है। पुलिस की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। ये जनपद मेट्रो स्टेशन है, ठीक उसके नीचे भीड़ काफी संख्या। अब देखिए बिल्कुल मेरे सामने हजारों की संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस यहाँ पर है लेकिन काफी कम संख्या में पुलिस है, वज्रवाहन यहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन क्या पुलिस इतनी भीड़ को कंट्रोल कर सकती है? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, लेकिन अभी भीड़ काफी ज्यादा है ये टॉलस्टॉय मार्ग पर और बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। जो जनपद मेट्रो स्टेशन है उसके बाहर काफी भीड़ है, चारों तरफ जो है वो जाम की स्थिति है। लेकिन अभी हम ऐसा क्योंकि भीड़ काफी निकल भी रही है लेकिन पूरा जो टॉलस्टॉय मार्ग है वो इस तरीके पूरे तरीके से पैक है और लोग अभी भी उसके अंदर जा रहे हैं लेकिन कुछ लोग बाहर भी निकल रहे हैं। तो अभी जो है वो मैं सामने अपने टॉलस्टॉय मार्ग पर देख पा रहा हूँ कि बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। अभी भी काफी संख्या में भीड़ है, यानी कि टॉलस्टॉय मार्ग जहाँ से जनपद से शुरू होती है वहां से लेकर जंतर मंतर तक ये भीड़ है इस तरफ। अतुल, आपके पास हम आते रहेंगे अपडेट के लिए। अब कुमार सोनू भी जुड़ गए हमारे साथ।
कुमार सोनू, एक बार फिर टॉलस्टॉय मार्ग जो है वो एक घमासान सा का क्षेत्र बना हुआ दिखाई दे रहा है और अभी अतुल बता रहे थे कि भीड़ बहुत ज्यादा है, हजारों में लोग हैं वहां पर। इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फोर्स नहीं है वहां पे। देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं इस पूरे प्रदर्शन में 2 हॉटस्पॉट हैं, एक टॉलस्टॉय मार्ग और एक जंतर मंतर की जो रेड लाइट है, रेड लाइट से टूवर्ड्स कनॉट प्लेस की तरफ जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो टी पॉइंट जो बनता है वो बनता है रीगल सिनेमा का। तो वहां पर ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो बेहद हॉट हैं और यहाँ पर जो है भीड़ हमेशा रहती है। अभी भी इस वक्त मैं रीगल सिनेमा के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन बता रहा हूँ कि 1500 से 2000 के करीब जो लोग हैं वो कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में खड़े हैं और उनके सामने जो पुलिस वाले हैं वो तकरीबन 80 से 100 उनकी संख्या होगी। और ऐसे में लगातार पुलिस वालों को देखकर हूटिंग हो रही है, सीआरपीएफ को देखकर हूटिंग हो रही है, लेकिन कोई पुलिस वाला किसी तरह का रिएक्शन नहीं दे रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी संख्या अगर वो किसी भी तरीके से इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ जो है और ज्यादा हूटिंग करती है और अगर किसी तरीके से बल प्रयोग किया तो जो है वो जो भीड़ है वो उनकी तरफ एग्रेसिव हो सकती है। तो लिहाजा अभी पुलिस वाले बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं, लगातार हूटिंग हो रही है और यानी कि आप ये समझ लीजिए 2 पूरे जो ऐसे पॉइंट हैं, दोनों के दोनों हॉट पॉइंट हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस पार्लियामेंट थाने में है, इन जहां पर ये दोनों इंसिडेंट हो रहे हैं, जहां पर ये दोनों जगह पे भीड़ है, वहां से महज 500 से 700 मीटर की दूरी पर पार्लियामेंट थाना है जहां पर इस वक्त मीटिंग चल रही है। तो आप ये समझिए कि पुलिस किस तरीके से मैनेज कर रही है, या फिर कहें कि ये एक मिसमैनेज की बिल्कुल जो है छेड़ नहीं चाहती, क्या कुछ स्ट्रेटजी है बिल्कुल साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि पूरे जंतर मंतर के जो कनेक्टिंग रोड है, चाहे वो जनपथ हो, टॉलस्टॉय मार्ग हो, पार्लियामेंट स्ट्रीट हो, वहां पर 3-3 लेयर बैरिकेडिंग लगा के जो है पुलिस ने कवर किया था ताकि जो भीड़ है वो उन बैरिकेडिंग के अंदर ही रहे। लेकिन देर शाम जैसे होती है वैसे ही जो भीड़ है वो उन बैरिकेड्स को हटा देती है, बैरिकेड्स को तोड़कर जो है वो फिर दोबारा से कनॉट प्लेस में एंटर कर लेती है। अब तीसरा दिन है ये 20, 21 और 22 आज तारीख, 3 दिन हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स में शाम को 6 बजने के बाद जो है भीड़ आ जाती है और लगातार जो मॉब है वो ग्रुप में जो है लड़के घूम रहे हैं। कोई भी अगर उनसे कुछ कहता है तो वो बदतमीजी भी करते हैं और उनके साथ मारपीट भी करते हैं। आपको बता दें दिल्ली पुलिस सीपी जो है इस पूरे मामले में घटना घायल भी हुए हैं। अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की पुरानी बात होगी जिसमें एसीपी हैं कनॉट प्लेस के विवेक भगत, यंग ऑफिसर हैं दानी, उनको जो है चोट आई है, जो इस वक्त आरएमएल में एडमिट है येलो जोन में। तो ये इस वक्त जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। हालांकि पुलिस बल बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल ये है कि कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस। क्या कुछ आदेश का इंतजार है, क्या कुछ स्ट्रेटजी है, ये एक थोड़ा सा जो है सोचने वाली बात है। ये बिल्कुल साफ लगता है कि पुलिस से ये कहा गया है कि आप जहां तक हो जितना आप संयम बरत सकते हैं बरतें। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर जो है वो स्टूडेंट्स का भी है, तो ऐसे में पुलिस किसी भी तरीके से अपनी इमेज को ये डेंट नहीं करना चाहती कि पुलिस ने जो है स्टूडेंट्स के खिलाफ बल प्रयोग किया। और लगातार पुलिस इस बात को कन्विंस करने में लगी हुई है छात्रों के साथ कि आप जो है उग्र ना हो, और खासतौर पर जो उपद्रवी या असामाजिक तत्व आपकी भीड़ में शामिल है, जो स्टूडेंट्स की भीड़ में शामिल है, उनके साथ मिलकर जो है किसी भी तरह से पुलिस के ऊपर पथराव या उनके ऊपर आक्रामक ना हो। लेकिन क्योंकि सौरभ कहते हैं कि मॉब का जो है ना ही कोई चेहरा होता और ना ही कोई उसका चरित्र, वो एक व्यक्ति उसमें से जहां चलता है फिर मॉब पूरी पीछे वहीं चलती है। तो उसी तरह की तस्वीर जो है इस वक्त देखने को मिल रही है, रीगल सिनेमा की बात हो या फिर टॉलस्टॉय मार्ग। ये दोनों ऐसे हॉटस्पॉट हैं क्योंकि ये दोनों जो जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट साइट है वहां से महज चंद कदमों की दूरी पर है। यानी कि अगर मैं आप जंतर मंतर साइट पे हैं और मैं अगर सीपी वाली हॉटस्पॉट पर हूं और आपको फोन करूं, बुलाऊं, तो महज आपको 1 मिनट लगेगा वहां पहुंचने में। तो इतना जो है कम दूरी पर है, तो ऐसे में भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है, लाजमी होती है। कनॉट प्लेस है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी मार्केट है, और क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, जो लोग आ रहे हैं वो भी बाहर से आ रहे हैं, तो ऐसे में सीपी की तरफ रुख कर लेते हैं। लेकिन गुस्सा है और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है लगातार इसमें जो है हूटिंग हो रही है। सीआरपीएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ सामने खड़े हुए हैं, लेकिन वो किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ जो है लगातार नारेबाजी हो रही है।
अभी देखिए एक और तस्वीर आ रही है, इसमें भीड़ के बीच में कोई शख्स घिरा हुआ है, उसको मार रहे हैं पकड़ करके। और एक बात आप और नोटिस कीजिएगा, आप जितने लोग हैं उतने हाथों में मोबाइल फोन है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब वीडियो बना रहे हैं। ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पर जाते हैं। तो ये सारा का सारा आप समझिए कि एक किस्म का मोबिलाइजेशन जो है ये वीडियो बना करके सोशल मीडिया के जरिए किया जाता है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। कुमार सोनू, देखिए बिल्कुल सौरभ, क्योंकि ये पूरा जो वीडियो है, हालांकि अभी इंटरनेट जो है जंतर मंतर और इसके आसपास इलाके में बंद पड़ा हुआ है, तो लिहाजा ये इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वरना जो है इन तमाम रील्स को, इन तमाम वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है और उसके बाद जो है वायरल किया जाता है अलग अलग हैशटैग के साथ, ताकि एक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा सके। अगर पहले ये पुलिस को जो है उकसाएं, पुलिस के ऊपर फप्तियां कसेंगे, पुलिस को जो है भद्दी गालियां देंगे, लेकिन जब पुलिस का उस एक्शन को लेकर रिएक्शन होता है तो उनको जो है कैमरे में रिकॉर्ड करके फिर एक पूरा नैरेटिव जो है वो सोशल मीडिया पर चलाया जाता है कि पुलिस जो है छात्रों को पीट रही है। इसी वजह से जो है पुलिस कोई एक्शन के मूड में नहीं है, लगातार इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि भाई आप जो है किसी भी तरीके से एग्रेसिव ना हो, लेकिन कोई भी शख्स जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लगातार शूटिंग हो रही है और लगातार पुलिस को देखकर जो है नारेबाजी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पुलिस अभी भी शांत है। मैंने कहा कि देर शाम की घटना में दिल्ली पुलिस के जो 2 एसीपी हैं वो जो है इसमें घायल हुए हैं और दिल्ली पुलिस के 2 एसीपी जो हैं वो घायल हुए इसमें, जिसमें आरएमएल अस्पताल में जो है लेके जाया गया। लेकिन आप ये देखें, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस लगातार पहल करते हुए है, लगातार दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं खासतौर पर पूरे 14 डिस्ट्रिक्ट जो तस्वीरें हैं तो बहुत निराशाजनक हैं कि लगातार तीसरे रोज ऐसे हालात दिल्ली के अंदर बने हुए हैं। कुमार सोनू, आपका शुक्रिया, आप फिर लौटेंगे, आपके पास कुछ अपडेट होगा तो आज जो हालात हैं जंतर मंतर से जो तस्वीरें आई, कल रात भी आई थी, कल रात को जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में फिर हिंसा हुई थी। कनॉट प्लेस के पास आरएएफ के जवानों को पीटा गया था, भीड़ ने एक आरएएफ के जवान को नीचे गिरा कर दौड़ा कर मारा था, लात घूंसों से बुरी तरह उसकी पिटाई की, गंदी गालियां दी। आरएएफ का जवान बुरी तरह घिर गया था, अपने साथियों से अलग हो गया था, भीड़ उस पर टूट पड़ी। आप ये समझ लें कि बस किसी तरह उसकी जान बच गई। और आज फिर आपने देखा कि भीड़ बहुत बड़ी संख्या में आती है, इतनी संख्या में पुलिस हो नहीं सकती किसी भी जगह पे। इसी तरह आरएएफ के एक और जवान को भी कल पीटा गया था। भीड़ ने कनॉट प्लेस के पास से गुजर रही पुलिस वैन पर पत्थर भी बरसाए थे, फिर उस वैन के पीछे चल रहे एक जवान को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी, लात घूंसे बरसाए। अच्छी बात यह थी कि कुछ प्रदर्शनकारियों को उस पर तरस आ गया, उन्हीं लोगों ने भीड़ से उसको छुड़वा लिया, वहां से गुजर रही दूसरी पुलिस वैन में उसको फिर बैठा दिया गया। ऐसे कई वीडियोस आए हैं, हजारों प्रदर्शनकारी देर रात कनॉट प्लेस पर जमा हो गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे, बैरिकेड तोड़ने लगे, पुलिस पर हमला करने लगे। फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को शांति बरतने की अपील की, तोड़फोड़ न करने की अपील की। शांति व्यवस्था को खराब ना करें, आपको बार चेतावनी दी जा रही है, आप कानून को अपने हाथ में ना लें। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बात नहीं सुनी, रात 1:30 बजे तोड़फोड़ कर दी, बैरिकेड्स तोड़े, घटना को कवर कर रहे मीडिया कर्मियों की गाड़ियों पर भी हमला किया। प्रदर्शनकारी जब बेकाबू हुए तो पुलिस ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी संदीप लामा खुद मौके पर पहुंचे, पुलिस ने सख्ती दिखाई तो प्रोटेस्टर्स और ज्यादा भड़क गए। एडिशनल डीसीपी संदीप लामा पर हमला कर दिया, उनकी वर्दी फाड़ दी, उन पर पत्थर बरसाए। अब दिल्ली पुलिस उन लोगों की पहचान कर रही है जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, पत्थरबाजी की, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, इसलिए छात्रों को सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली से शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन अब देश के कई शहरों में फैल चुका है। पटना में आज वामपंथी छात्रों के संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने जोरदार प्रदर्शन किया। 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आज गांधी भवन से राजभवन की ओर मार्च का ऐलान किया। इस दौरान खूब हंगामा हुआ, प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, पुलिस पर पत्थर चलाए, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैस छोड़ी। दरअसल ये मार्च सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुआ और 11 बजे स्टूडेंट्स नारे लगाते हुए पटना के जेपी गोलंबर पहुंच गए।
पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर स्टूडेंट्स को रोक दिया, लेकिन ये प्रदर्शनकारी आगे जाने की जिद कर रहे थे। बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की तो फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद स्टूडेंट और ज्यादा भड़क गए, फिर उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए और डाक बंगला चौराहे तक चले गए। पुलिस ने यहां भी इन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ छात्र नेताओं को हिरासत में लिया, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं रुके। इन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। इस हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैस छोड़ी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि उन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे। और अब ये दिल्ली प्रोटेस्ट हुआ है, पटना हुआ है, देश के हर राजधानियों में, हर शहरों में होगा। इस बच्ची ने मारी, इसका बाप का क्या है, इसका बाप का क्या गुजर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान तुमको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर ये सोच रहा है कि हम कुर्सी में बैठे रहेंगे तो ये नहीं होगा। जेएनयू का इंडिया है, तुमसे इस्तीफा लेकर रहेगा। हमारे भविष्य को नहीं देख रहे ये लोग, हम क्या कर रहे हैं। हम सड़क पे इतने बच्चे क्यों है, इनकी तानाशाही की वजह से, इनकी बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि ये सरकार हमें नहीं देख रही है कि हमारी क्या हालत है, हमारी स्थिति क्या है। हम गरीब घर के बच्चे, हमारे परिवार मेहनत करते हैं, तब हम आज यहाँ पढ़ रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी। सरकार को ये सब नहीं दिखती। सर यहाँ पे जितने प्रशासनिक अधिकारी है सबके हाथों में डंडे, लाठियां, ईंट पत्थर। पटना का डाक बंगला चौराहा जंग का मैदान बन गया। पुलिस को चकमा देकर कुछ स्टूडेंट्स सीएम आवास की ओर चले गए। पुलिस ने इन्हें सीएम हाउस पहुंचने से पहले ही रोक दिया और भीड़ को लाठीचार्ज करके खदेड़ा। प्रदर्शनकारी भी पत्थर बरसा रहे थे, पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे। पटना में स्टूडेंट्स और पुलिस भिड़े। दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी जमकर पत्थर चले, लाठियां चले। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ आज सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। जैसे ही बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता सदाकत आश्रम पहुंचे, कांग्रेस और बीजेपी वर्कर्स आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से लाठियां चली, पत्थर चले। बीजेपी के कई नेताओं के सर फूटे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तभी कांग्रेस दफ्तर के अंदर से उन पर हमला हुआ। मार फोड़ दिया। हम लोग एक कांग्रेस ही मारा है सब, ये सब कांग्रेस ही मारा है, ये सब कांग्रेस ही मारा है। हम लोग रैली में जा रहे थे, ये डंडा लेके आया है, सब कांग्रेस ही लाया, सब पप्पू का चेला है, सब राहुल गांधी का चेला है। माथा देखिए पत्थर चला रहा है, माथा फट गया। देखिए माथा भी फटा है, यह कांग्रेस वाले ने माथा फाड़ दिया है मेरा। देखिए ईटा पत्थर से, देखिए अभी वीडियो में देखिए आप, देखिए ना, ये देखिए आप, अभी भी देखिए। कांग्रेस के गुंडे मवाली पत्थर प्रोटेस्ट का अधिकार लेंगे, पत्थर फेंक रहा है, ईटा फेंक रहा है। जिस प्रकार राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरने का काम किया था और निर्दलता का साबित किया था, उसी के विरोध में हम सब कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यही देखिए उनकी जो फितरत है, ये जब वो डेमोक्रेटिक तरीके से गए थे प्रधानमंत्री, अरे देखो देखिए आप देख लीजिए, आपके सामने पत्थर मार रहे हैं वो लोग। तो ये कांग्रेस की तरफ से वो लोग जो यहाँ पे मार्च हो रहा है, तो ये तो एक भाई डेमोक्रेटिक राइट है। आप जब आपने प्रधानमंत्री के वहां पे पहुंचे तो हम भी अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे। अब आप पत्थर मांगे। पत्थरबाजी में कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को चोट तो नहीं आई, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि पहले पत्थर बीजेपी की ओर से चले, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने बचाव में पत्थरबाजी की। इसमें क्या गलत है? आए हैं लाठी डंडा चलाने, ईटा पत्थर चल रहा है, तो जब उधर से चलेगा हमारे घर में आएंगे तो हम थोड़ी ना रोकेंगे। तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन ये तरीका नहीं प्रोटेस्ट करना। करे जाके इनकम टैक्स पे, करे जाके अपने सरकार को बताया कि प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। 72 बार पेपर लीक हुआ है, इनको वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनको ये नजर आ रहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर चलेगा। कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस वाला रहेगा या बीजेपी वाला रहेगा? नहीं, सवाल किससे पूछना चाहिए? बीजेपी ने कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू समेत कई नेताओं के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अराजकता फैलाना चाहती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर बेवजह हमला किया गया। अब कांग्रेस के नेताओं को कोर्ट में जवाब देना होगा। तय था, पहले से नोटिस दिया हुआ था, पहले से सूचना थी। पूरे राष्ट्र स्तर पर कांग्रेस मुख्यालय का आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था, लेकिन जिस तरह अराजकता ये लोग फैलाना चाहते हैं, जिस तरह पत्थर रख के, गरासा रख के, हथियार रख के, जिस तरह ये लोगों ने हथियार चलाया, पत्थर चलाया, दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। इसका इनको जवाब देना होगा। इनके जो इनके प्रभारी हैं
उनके नेतृत्व में रोराबाजी पत्थरबाजी हो रही थी जो कांग्रेस के प्रभारी हैं। लज्जा नहीं होती राहुल गांधी और कांग्रेस के गुंडे को? प्रभारी के नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ कानून तोड़ा गया है, जिस तरह उन्होंने गुंडागर्दी की है, यह किसी हालत में इस अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कांग्रेस देश भर में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में रैली करेंगे। ममता सीजेपी के आंदोलन को सपोर्ट करने दिल्ली आएंगी। वामपंथी दलों के नेता तो पहले से जंतर मंतर पर जमा है। राज्यों में आईसा का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। अब सभी विरोधी दलों के बीच खुद को छात्रों का सबसे बड़ा हमदर्द दिखाने की होड़ लगी है। इसलिए जो छात्र धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। प्रोटेस्ट को लीड कर रहे सीजेपी के नेताओं को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं उनका आंदोलन राजनीतिक दलों की सियासत का हथियार न बन जाए। आज अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई। लोगों को उम्मीद थी कि आज ट्रस्ट के नए महासचिव के नाम का ऐलान होगा, खाली पड़े पद भी भरे जाएंगे, सीईओ के नाम का ऐलान भी हो सकता है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में रामलला के धार्मिक कामकाज देखने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज होंगे। इसके अलावा इसमें अयोध्या के 5 संतों को शामिल किया गया है। गोविंद गिरी महाराज ने बताया कि यह समिति ट्रस्ट के धार्मिक कामकाज पर निर्णय करेगी, पूजा, आयोजन, इनसे जुड़े फैसले लेगी। आज राम मंदिर ट्रस्ट ने एक प्रवक्ता की नियुक्ति का भी फैसला किया। ट्रस्ट के प्रवक्ता के नाम 1 हफ्ते में तय हो जाएंगे। मीटिंग में सीईओ की नियुक्ति को लेकर बात हुई। गोविंद देवगिरी ने बताया कि ट्रस्ट के सीईओ के लिए 5200 से ज्यादा आवेदन आए हैं, इसलिए सीईओ का चयन करने वाली समिति ने 1 महीने का वक्त और मांगा है। आज हम लोगों ने धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया है और मुझे आपको एक वाक्य में बतलाना आवश्यक है कि आज हम मंदिर का सारा धर्म कार्य का भार, उसका दायित्व अयोध्या के संतों को सौंप रहे हैं। अब ये जो धार्मिक समिति बनी है, इसमें इस प्रकार अयोध्या के 5 और बाकी ट्रस्ट में से 4 ऐसे 9 लोग हैं। इन 9 लोगों की समिति यह कार्य देखेगी। इसमें 4 लोग बाहर के हैं, लेकिन 5 अयोध्या के हैं। इसलिए अयोध्या के साधु संतों का, महात्माओं का अब यह दायित्व है कि इस मंदिर की सारी धर्म व्यवस्था, यहाँ का सारा पूजा पाठ आदि का जो कार्य है, यह उनको देखना चाहिए। अरे हम लोगों का अनुमान था 400-500 आवेदन आएंगे, 5200 आवेदन आए हैं। 5200 आवेदन। अब आप विचार कीजिए स्वयं कि यदि 3 लोगों की समिति को 5200 आवेदनों का कुछ भी थोड़ा थोड़ा देखना भी होगा, इवैल्यूएट करना होगा, तो कुछ समय लगेगा कि नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि हमें 1 महीना और दीजिए। ट्रस्ट का यह फैसला अच्छा है कि रामलला के मंदिर में पूजा और आयोजनों का जिम्मा अब अयोध्या के संत संभालेंगे। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। संसद में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस कल सहयोगी दलों के साथ बैठक करेगी। छात्र आंदोलन के समर्थन में वंचित बहुजन अघाड़ी ने कल महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया। महाविकास अघाड़ी ने भी बंद की कॉल को सपोर्ट किया है। महाराष्ट्र और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। ग्लासगो में कल से कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत होगी। आज की बात में इतना ही।